ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आज हमारा विषय रहेगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीयवाद, अर्थात स्वतंत्रता किसे कहते हैं और राष्ट्रीयवाद किसे कहते हैं। यदि आप इस विषय को कई बार पहले सुन चुके हैं तो मुझे लगता है आपका ये विषय सुनना आज अति लाभदायक होगा। हो सकता है कि आपके मन में जो बहुत से संशय हो स्वतंत्रता और राष्ट्रीयवाद को लेके वह पूर्णतः मिट जाए। आइए आशा करते हैं आपको आज का ये विषय समझ आ जाए, जिससे आपको राष्ट्रीयवाद और स्वतंत्रता का महत्व समझ आ जाए। हम भारत में स्वतंत्रता दिवस हर 15 अगस्त के रूप में बनाते हैं। क्या हम मुख्य रूप से देखते हैं कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं। आइए आज इस विषय पे बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीयवाद में क्या अंतर है और मुख्यतः इनको कैसे समझे जाना चाहिए। यदि आप इस विषय को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप भारत की बहुत सी समस्याओं को समझ जाते हैं। आइए इस विषय पे बात करते हैं और चलते हैं समाधान की ओर। पहला शब्द है, उसका नाम है स्वतंत्रता, अर्थात स्व यानी कि अपना, स्वयं का, तंत्र यानी कि सिस्टम। जहाँ पर अपना सिस्टम, अपना तंत्र हो उसे कहा जाता है स्वतंत्रता। हम भारत के वासियों ने स्वतंत्रता दिवस अर्थात 1950 से पहले, 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले 1000 वर्ष की गुलामी झेली है, जिसमें 300 वर्ष ईसाइयत के हैं और 700-800 वर्ष इस्लाम के निकलते हैं। इस 1000 वर्ष की गुलामी के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तो मुख्य रूप से हमें जब स्वतंत्रता दी गई थी तो उसके बाद हमारे पास अपना स्वतंत्रता होती, यानी कि हमारे पास अपना सिस्टम होता, हमारे पास अपने नियम, नीति नियम कायदे होते, हम पे हमारे नियम, न्याय संहिता होती, हमारे पास अपना न्याय दंड संहिता होती, तो बहुत सी अपनी ही हमारे पास सारी व्यवस्था होती। मुख्य रूप से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारी विद्या होती, हमारा न्याय होता, हमारी चिकित्सा होती, हमारी भाषा होती, हमारा धर्म होता और हमारी संस्कृति होती। अर्थात यदि ये सारी चीज़ हमारी होती तब हम कह सकते थे कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन आज की परिस्थिति पे हम बात करें तो अभी कल 15 अगस्त था। पूरे भारत में 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी लोगों ने मिलकर मनाया, सभी संप्रदाय के लोग उसमें शामिल थे। और आज बात करते हैं मूलतः कि स्वतंत्रता कहते किसे हैं। स्वतंत्रता को समझने से पहले आपको पराधीनता शब्द को समझना चाहिए कि हम पराधीन किसके थे। ये भूमि, भारत भूमि, संसार में श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र और आर्यों की भूमि रही है। अर्थात ये मुख्य भूमि, भारत भूमि जिसे हम कहते हैं आज, यह कभी आर्यवर्त हुआ करती थी। इसका मूल नाम, गौड़िक नाम आर्यवर्त हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे महाभारत काल में आते आते इसका नाम भारत हो गया और अंत में आते आते जब ये गुलाम हुआ तो इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। फिर जब ये अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ तो इसका नाम इंडिया हो गया। उसी प्रकार से हम अब इस भारत को 3 नाम से जानते हैं। पहला है भारत, दूसरा है इंडिया और तीसरा है हिंदुस्तान। भारत ये एक प्राचीन नाम है, लेकिन हिंदुस्तान और इंडिया ये एक मूलतः नए नाम है जो 1000 वर्ष के भीतर ही भीतर हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का महत्व आपको तब समझ आता है जब आपको पता चल जाए कि आप पराधीन थे, अर्थात आप पहले गुलाम थे। हम भारत की गुलामी की बात करें तो मुख्य रूप से हमें 2 संप्रदायों के नाम पता चलते हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके इनको कब्जा किया, या आप कह सकते हो कि व्यापार के बहाने से किया या किसी भी प्रकार से छल कपट करके किया। 2 संप्रदायों के मुख्य नाम आते हैं, पहला है इस्लाम और दूसरा है ईसाइयत। यदि हम देखते हैं कि ईसाइयत और इस्लाम के आने से पहले यहाँ के जो लोग थे वह भारतीय कहलाते थे और उन भारतीयों के जो मूल थे वह आर्य संस्कृति के थे। आर्य संस्कृति वेद पे आधारित है, जो कहते हैं कि गुरुकुल व्यवस्था से चलती है। यदि हम पूरी तरीके से बात की जाए तो गुलामी से पहले और या गुलामी के कुछ कुछ अवशेष होने तक भी
हमारी जो गुरुकुल की शिक्षाएं थी, यानी कि हमारे पास अपनी शिक्षा थी, हमारे पास अपना तंत्र था, तो उसे हम गुरुकुल प्रणाली कहते थे। अब यदि हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तो हमारे पास अपना गुरुकुल प्रणाली होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे पास नहीं दिखाई देता है। ना ये हमारे पास गुलामी के काल में थी, लेकिन गुलामी से पहले थी। तो जो इस 1000 वर्ष की गुलामी में हमसे जो छीना गया है, आज हम उस पर बात करते हैं, ताकि उस पर बात करने पर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। पहला शब्द है सुविद्या, अर्थात सु यानी कि अपनी, विद्या यानी कि सत्य विद्या है। जब हम बात करते हैं कि हाँ, हमारे पास भारत के अंदर वर्तमान में क्या अपनी शिक्षा है, हमारी अपनी शिक्षा वेद आधारित है, अर्थात विद्या है, जिसे हम कहते हैं वेद। वेद का अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, अर्थात मनुष्य के जीवन जीने की जो कलाएं होती है, उसे सिखाया जाता है, उसे कहते हैं वेद। जब मनुष्य पैदा होता है और मरता है, समाज का हिस्सा होता है, परिवार का हिस्सा होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, गुरुकुल का हिस्सा होता है, आचार्य परंपरा का होता है। इस सब प्रकार की विद्याओं को आप वेद से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं। इसी प्रकार को इसको आप भारतीय जीवन शैली भी कह सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता भी कह सकते हैं, भारतीय चिकित्सा शैली भी कह सकते हैं, भारतीय संस्कार शैली भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम आप दे सकते हैं, मुख्य तौर पे इसका नाम है विद्या। जब हम देखते हैं भारत 1000 साल पराधीन रहा, तो हमारी विद्या का मूलतः नाश हो गया, क्योंकि जब भी देश किसी का गुलाम होता है, तो वह सबसे पहले उसकी शिक्षा पर आघात करता है, अर्थात सबसे पहले वह उसके शिक्षा पर वार करता है। जब हम बात करते हैं कि 1000 साल की पराधीनता पे क्या हमारे पास हमारी विद्या थी, तो इसका उत्तर मिलता है नहीं। हमारे पास अपनी विद्या गुलामी के समय में नहीं थी, क्योंकि यदि विद्या होती हमारे पास और सब इसे पढ़ रहे होते, तो सबका अंदर ही एक भाईचारा होता, जो कभी गुलामी को यहाँ पर बोने भी नहीं देता। हम भारतीय किसी अन्य संप्रदाय, अन्य मजहब के जो गुलाम हुए, उसका कारण यही है कि हमारे पास, सबके पास विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसका अधिकार किसने दबा के रखा, ये विषय हम बाद में बताएंगे, लेकिन मूलतः आप समझ लीजिए कि भारतीयों के पास विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि उनके पास विद्या पढ़ने का अधिकार होता, तो मूलतः वह किसी भी देश के गुलाम कभी ना होते। इसलिए 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी हमने जब स्वतंत्रता पाई, तो हमारे पास अपनी विद्या नहीं आई। तो ये हमारी विद्या आज भी स्वतंत्र नहीं है। मुख्य तौर पे भारतीय सत्ता के अनुकूल आज भी हमारी विद्याओं को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जिसके कारण हम आज भी ये कह सकते हैं कि हम अपनी विद्या के लिए स्वतंत्र रूप से आज भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम सुन्याय, अर्थात हमारी न्याय संहिता। हमारी जो न्याय संहिता है वह 2 प्रकार से चलती है। यदि आप गुलामी से पहले जाके देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि न्याय संहिता के लिए 2 नियम होते थे। एक होता था गाँव में, और एक होता था राज्य में, और एक होता था राष्ट्र में। गांव के जो नियम होते हैं उसे कहते हैं पंचायत, अर्थात गांव के 5 मुखिया लोग मिलकर अलग अलग बैठक में एक निर्णय लेते हैं, जिससे समाज जुड़ सके। जो आपसी घर के कलेश होते हैं वह आपस में जुड़ जाए, जो घर टूटने वाले हैं वह आपस में जुड़ जाए, जो समाज आपस में टूटने वाले हैं वह जुड़ जाए। ऐसे ही सारी समस्याओं का समाधान हम पंचायत में कर लेते थे। जिसका निर्णय पंचायत नहीं कर पाती थी, उसका निर्णय भारत के उच्च पद अधिकारी या जी राजा आदि के सभाओं में किया जाता था। लेकिन आज की हम जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा कि न्यायालय होता है। न्यायालय में बैठे हुए जो वकील होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप उनके पास आइए और वह आपके घरों में कलेश को बढ़ाए, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। यदि आपने किसी कारण से 1 साल के अंदर एक भी डिवोर्स का केस फाइल नहीं किया, तो जो लोग डिवोर्स के वकील बने हुए हैं, तो उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। तो इसका अर्थ यही है कि वह चाहते हैं कि आपके घर में कलेश हो,
और आपके घर में डिवोर्स हो, तो इसका अर्थ यह है कि हम के पास अपनी न्याय व्यवस्था ना होने के कारण भारत की सम न्यायता सभा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। हजार वर्ष की पराधीनता के कारण हमने अपने धीरे धीरे पंचायतों को समाप्त किया और इस न्याय प्रणाली को हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमारे पास ये न्याय प्रणाली आज भी नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में हम न्याय के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। अब हम बात करते हैं सुचिकित्सा, अर्थात भारत के पास अपनी चिकित्सा थी, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद कह सकते हैं इसे आप, या शल्य चिकित्सा कह सकते हैं। तो आप जो वर्तमान में हम देखते हैं कि हम 1000 साल के गुलाम रहे, तो 1000 साल की गुलामी के अंदर जो हमारी चिकित्सा प्रणाली थी, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, योग कहते हैं, वह पूरी तरीके से नष्ट की गई। आज हमारे पास जो बचा कुचा अवशेष मिलता है वह मुख्य तौर पर 0.01% मिलता है, जिसे हम आज भी ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से अपनी चिकित्सा में आज़ाद हो चुके हैं। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य को रोगों से दूर रखना। अर्थात दो प्रकार की चिकित्साएं मनुष्य के जीवन में आती है। पहला कि उसको बीमारी से ठीक करना, अर्थात जैसे कि आपको बुखार हो गया है तो आपको दवाई दे देना, आपको अन्य कोई बीमारी हो गई है तो आपको दवाई देके ठीक कर देना। एक होता है कि आपको बीमारियों से ही दूर रखना, उसे कहा जाता है चिकित्सा। हमारे पास अपनी कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले लोगों को बीमार करते हैं, फिर उसकी दवाई देते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। हमने इस उपचार को ही चिकित्सा समझ लिया है, जबकि चिकित्सा का मुख्य अर्थ यही है कि लोगों को बीमारियों से ही दूर रखा जाए, ताकि उनको औषधियों की आवश्यकता ना पड़े। औषधियों की आवश्यकता पड़ने पर दी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको औषधि देके बीमार किया जाए। अब हम मूलतः बात करें तो हमारे पास अपनी चिकित्सा प्रणाली नहीं है। स्वभाषा, हमारे पास अपनी कोई भाषा नहीं है। हम जितने ग्रंथों की बात करते हैं मूलतः, तो हमारे जो भारतीय संस्कृति के दर्शनार्थ मिलते हैं वह हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं या फिर प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। संस्कृत भाषा हमारे ऋषियों मुनियों की भाषा है और प्राकृतिक भाषा उसे कहा जाता है जो अपरुषीय होती है। अपरुषीय अर्थात उसका प्रकृति से कोई मुख्य संबंध नहीं होने के कारण वह अपरुषीय कहलाती है। इसे कहा जाता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ यही है किसी मनुष्य ने उसकी रचना नहीं की, ना ही उसकी भाषा मेरी है, ना ही आपकी है और ना ही किसी अन्य की भाषा है। वह अपरुषीय होने से प्राकृतिक कहलाती है। तो उसी प्रकार हमारे पास जो ग्रंथ मिलते हैं या तो प्राकृतिक में मिलते हैं, जिसे हम वेद विद्या कह सकते हैं, और जो हमारे पास अन्य ग्रंथ मिलते हैं वह हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं और दर्शन होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास अपनी कोई भाषा नहीं है। यदि बात की जाए भाषा की, तो 1000 साल की गुलामी के अंदर हमारे पास एक भाषा निकल के आई है, उसे कहते हैं हिंदी। यदि आज़ादी के बाद स्वतंत्रता दिवस पर हमारे पास हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाता, तो हो सकता है कि हमारे पास जो भाषा में विवाद चल रहा है वह समाप्त हो जाता और सभी भारतीय एक भाषा में हिंदी में बात कर पाते और इसका समाधान हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि इसका समाधान नहीं हो पाया और मूलतः हम भाषा में भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। अब बात करते हैं सुधर्म। सुधर्म का अर्थ होता है सीधा सीधा मनुष्य का अपना कर्तव्य, या आप ये कह सकते हैं प्रत्येक मनुष्य का जो अपना अपना कर्तव्य कर्म है उसको ही सुधर्म कहा जाता है। अब हम उस भारत के वासी उस धर्म में बढ़ चुके हैं जिसे हम आस्था रूपी में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर एक धर्म होता है आचार्य का, एक धर्म होता है माता का, एक धर्म होता है पिता का, एक धर्म होता है पत्नी का, एक धर्म होता है भाई का, एक धर्म होता है पिता का, एक धर्म होता है राजा का। तो उस प्रकार जब हम देखते हैं कि सभी मनुष्य के अपने अपने कर्म और अपने अपने धर्म होते हैं, यानी कि जो मनुष्य का सूक्ष्म तत्व कर्म होता है वही उनका धर्म कहलाता है। जब हम बात करते हैं यथा राजा तथा प्रजा,
अर्थात जिस देश का राजा जैसा होता है उसकी प्रजा भी वैसी हो जाती है। तो हमें मिलता है कि हमारे जो राजा है उसने सुधर्म का पालन नहीं किया, इसलिए प्रजा भी धीरे धीरे अपना धर्म का त्याग करती चली गई। यदि राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो उसकी प्रजा भी कभी भी धर्म से विमुख ना होती। अब बात करते हैं हम संस्कृति की। सुसंस्कृति अर्थात अगर हम 1000 साल की गुलामी देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी जो मूल संस्कृति है वह है विद्या पे आधारित, वह है न्याय पे आधारित, वह है चिकित्सा पे आधारित, वह है भाषा पे आधारित, वह है धर्म पे आधारित और वह है गुरुकुल पर आधारित। यदि हमारी भारतीय शिक्षा संस्कृति और शिक्षा की बात की जाए तो मूलतः उसका जो स्रोत है वह है विद्या। जब हमारे पास हमारी विद्या आ जाएगी, हमारी चिकित्सा आ जाएगी, हमारी न्याय प्रणाली आ जाएगी, हमारी भाषा आ जाएगी, हमारा कर्तव्य आ जाएगा, तब हमारी कह सकते हैं कि संस्कृति लौट आई है। लेकिन हम 1000 साल की गुलामी झेलने के बाद भी आज भी वैचारिक रूप से गुलाम ही है, क्योंकि हमारे पास ना ही अपने गुरुकुल है, ना ही अपने न्यायालय हैं, ना ही अपनी चिकित्साएँ हैं, ना ही अपनी भाषा है और ना ही अपना सुधर्म है, ना ही अपनी संस्कृति है। इसलिए हम संस्कृति से भी आज़ाद नहीं हुए हैं। यदि आप कहते हो कि भारत में 140 करोड़ की आबादी है तो उसमें से 0.01% लोग यदि आज़ाद है तो वे आज़ाद नहीं कहलाते हैं, मूलतः वह भी गुलामों के ही लिस्ट में आ जाते हैं। स्वतंत्रता की मुख्य भाषा देखी जाए तो स्व विद्या सा न्याय सा चिकित्सा सा भाषा सा धर्म स्व संस्कृति, अर्थात हम उन सब सु यानी कि स्वयं की विद्या न्याय चिकित्सा भाषा धर्म और संस्कृति से कटे हुए हैं। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत में मूलतः स्वतंत्रता एक मिथ्या प्रचार है। हम झूठ कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते करते हम बात करते हैं अब राष्ट्रीयवाद की। क्या भारत के लगभग 140 करोड़ लोग राष्ट्रवादी है? आखिर ये राष्ट्रवाद क्या होता है, आइए इस पर विचार करते हैं, बात करते हैं। राष्ट्रवाद को मूलतः आप धर्म संप्रदाय मजहब आदि आदि चीज़ों से देखते हैं, जबकि यह संप्रदायवाद भाषावाद आस्थावाद या अलग अलग जो वाद चलते हैं ये मूलतः राष्ट्रवाद की निशानी नहीं है। राष्ट्रवाद की निशानी के लिए सर्वप्रथम आपके पास अपनी भूमि होनी चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, अपनी संस्कृति होनी चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए और अपना प्रेम भाव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या हमारे पास अपनी भूमि है। भारत छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे मोहल्ले और छोटे छोटे कस्बों से बनके बना हुआ एक राष्ट्र है। अर्थात एक राष्ट्र जो बना हुआ है वह छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है। संसार के हर राष्ट्र ऐसे बनते हैं। मूलतः भारत के लोग 140 करोड़ के आसपास हैं। जब तक उन 140 करोड़ लोगों के मन में इस भावना का उद्घोष नहीं होगा कि ये पूरी भारत की भूमि मेरी भूमि है, इसकी रक्षा करने का, इसको संवारने का, इसको स्वच्छ रखने का और इसकी उन्नति का जिम्मेदार दायित्व केवल मेरा है और मेरे साथ साथ अन्य सभी का है। यदि मैं दायित्ववान बनूंगा तो मेरे साथ सभी लोग दायित्ववान बनते जाएंगे। अर्थात इस विचार को अपने भीतर बैठाना कि ये पूरे भारत की भूमि मेरी है, तो इसे कहा जाता है अपनी भूमि। ऐसा भारत में देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने घर, अपने राज्य, अपने क्षेत्र के लिए लड़ता दिखाई देता है। मूलतः वह अपनी भूमि अर्थात राष्ट्र के लिए लड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। पहला राष्ट्रवाद की पहली नींव हमारी अपनी भूमि
हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम इसे अलग अलग खंडों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग गली कूचों में स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि यह पूरी भूमि भारत की हमारी है। अब दूसरा आता है हमारे लोग। लोग का अर्थ होता है अपनी प्रजा। हम अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग विचारों में, अलग अलग खान पीन में, अलग अलग व्यवहार में बटे हुए लोग हैं। इसलिए 140 करोड़ लोगों के बीच में ये भावना कभी नहीं आती है कि हम 140 करोड़ लोग आपसी में एक है। इसलिए यदि हम बात करें भारत में राष्ट्रीयवाद की, तो वह मूलतः एक ढकोसला के रूप में दिखाई देता है। उसका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में यानी भावना नहीं है कि ये लोग हमारे अपने हैं। अब बात करते हैं अपनी संस्कृति की। जब हम यहाँ पर अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो भारत में अब वर्तमान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी अलग अलग लोग रहते हैं। मूलतः इस 1000 साल की गुलामी के अंदर जो विदेशी आक्रांता आए थे, वह धीरे धीरे अपने बीच यहाँ बो गए थे। तो उनकी जो नस्लें हैं वह आज यहाँ जो उग रही है, उसी को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल 4 संप्रदाय माने जाते हैं। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। इसके अलावा 3-4 संप्रदाय अलग से माने जाते हैं जो विदेश से आए थे, जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। जिन्होंने हमारे भाइयों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे पूर्वजों को यहाँ पर गुलाम बनाया और उनके गर्भ में अपना बीज रोपण करके चले गए। और हमारे जो भाई थे, हमारे जो देशवासी थे, वह हमको उससे अलग करके चले गए। केवल आस्था के कारण वह हमसे अलग दिखाई देते हैं, खान पीन के कारण हमसे अलग दिखाई देते हैं, व्यवहार के कारण हमसे अलग दिखाई देते हैं, जबकि रंग रूप और भाषा के हिसाब से वे हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब लोगों की अपनी अपनी संस्कृति बनी हुई है, जिसके कारण हम संस्कृति पे भी एक मत नहीं है। हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, वे अरबी संस्कृति को मानने वाले हैं, सभ्यता को मानने वाले हैं, और कोई ईसाई सभ्यता को मानने वाले हैं। वैसे ही भारत के अंदर भी मूलतः जो 4 संप्रदाय है, वह भी अलग अलग संप्रदाय संस्कृति को मान रहे हैं। कोई हिंदू अलग मान रहा है, जैन अलग मान रहा है, बौद्ध अलग मान रहा है और सिख अलग मान रहा है। तो संस्कृति में भी हम अपनी एक मत नहीं है। अब बात करते हैं अपना अधिकार। हम भारत की भूमि को मूलतः अपने स्वीकार नहीं करते। जब भी किसी दूसरे राज्य में कोई घटना घटती है, तो उससे हमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि कोई चोर बैंक का घोटाला करके चोरी करके ले गया, तो हम इस पर तंज कसते हैं कि उसने चोरी कर ली। लेकिन हम कभी इस पर विश्वास नहीं करते कि वो जो पैसा चोरी करके गया है, वो मूलतः हमारा पैसा है, हमारा अधिकार का पैसा है, हमारे मेहनत का पैसा है, हमारे कर्म का पैसा है, जो हमने सरकार को कर के रूप में दिया था। हम केवल इसकी तंज कसते हैं और उसको भूल जाते हैं। मूलतः हम इसमें अपना आधिकारिक भाग भी नहीं समझते। अब बात करते हैं आपसी प्रेम भाव। 140 करोड़ की आबादी में यदि हम बात करें आपसी प्रेम भाव की, तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर प्रेम भाव ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ही अनुभव में आता है, ना ही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए आपसी प्रेम भाव 140 करोड़ लोगों में तो लगभग ना के समान दिखाई देता है। यदि आप इसको 5 संप्रदाय में बांट देते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई, तो मूलतः ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी में आपको आपसी प्रेम भाव दिख जाएगा, लेकिन हिंदुओं में नहीं दिखेगा। तो बात करी जाए प्रेम भाव की, तो वह हिंदुओं में भी नहीं दिखाई देती और न ही राष्ट्र में दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य
जिसके कारण ये भारत हमें बटा हुआ दिखाई देता है। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक भूमि के टुकड़े को अलग अलग नाम पे, अलग अलग संप्रदाय पे बांट दिया जाए, लेकिन ये बांट दिया गया है। जब बांट दिया गया है तो इस पर बात की जाएगी। यदि बात की जाएगी तो मुझे लगता है समस्या और समाधान दोनों समझ आएगा। पहला है संप्रदाय। संप्रदायवाद अर्थात सभी लोगों का अपनी अपनी संप्रदायों को महत्व देना, ना कि राष्ट्र को महत्व देना। भारत में लगभग लगभग 80 से 100 संप्रदाय रहते हैं जो अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं, ना कि राष्ट्र के प्रचार में। यदि इन 100 संप्रदाय को अलग 100 मान लिया जाए तो भी ये लगभग भारत 100 संप्रदाय में बटा होने के कारण कभी एक नहीं हो सकता है। अब आते हैं भाषा। यदि भाषा की बात की जाए तो भारत की कोई मौलिक रूप से राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हर व्यक्ति हिंदी भाषा को जानता है, समझता है, पढ़ता है, बोलता है और अपना लेता है। फिर भी हमारी भाषा को मूलतः हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण हम भाषा में भी बटे हुए हैं। अब आती है बात आस्थावाद की। आस्थावाद की बात की जाए तो सभी संप्रदायों के अंदर, सबके अंदर एक एक आस्थाएं होती हैं और उन्हीं सभी संप्रदायों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विचारों का मानने वाला होता है। यदि बात की जाए 140 करोड़ लोगों की, तो 140 करोड़ लोगों की आस्था की बात की जाए तो हो सकता है कि उसमें से लगभग लगभग 70 से 75% लोगों की आस्था अलग अलग निकले। कोई अपने पितृ देवता को मानता है, कोई कुल देवता को मानता है, कोई इष्ट देवता को मानता है, कोई गुरु जी को मानता है, कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई अवतारों को मानता है, कोई पैगंबर को मानता है, कोई गुरु घंटालों को मानता है। अलग अलग प्रकार की बात की जाए तो आप मूलतः देख सकते हैं कि भारत में आस्थावाद भी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। अब हम बात करते हैं मूलतः जातिवाद की। जातिवाद भी भारत में एक प्रकार से आपसी फूट का कारण रहा है, जिसके आधार पर देश को गुलाम बनाया गया है। यदि हम भारत में गुलामी की बात करते हैं तो गुलामी का एक मूल कारण हमें मिलता है जातिवाद। जातिवाद का कारण क्या होता है? जातिवाद के अंदर मनुष्य आपसी फूट, भेदभाव, उत्पीड़न का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसे कोई भी गुलाम बना के निकल जाता है। यदि हम बात करें जाए भारत में मूल समस्याओं की, तो मूल समस्या भारत में सर्वप्रथम जातिवाद, आस्थावाद, भाषावाद और संप्रदायवाद है, जिसके कारण भारत की भूमि 140 करोड़ लोग आपस में बढ़ चुके हैं। यदि इसका समाधान ना किया जाए तो यह बड़ी गहरी साजिश हो सकती है फिर से गुलाम बनने की। अभी हम जो राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहे हैं वह अपनी भूमि, हमारे लोगों के 140 करोड़ का ये मानना अति आवश्यक है कि यह अपनी भूमि है, अपने लोग हैं, अपनी संस्कृति है, अपना अधिकार है, अपना प्रेम भाव है। हम संप्रदाय में नहीं बटेंगे, हम भाषावाद में नहीं बटेंगे, हम आस्थावाद में नहीं बटेंगे और हम जातिवाद में नहीं बटेंगे। जब आपके भीतर ये भावना बैठ जाती है तब आप राष्ट्रवाद के लिए कार्य करने लग जाते हैं, तभी आपको राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। अन्यथा आप नकली राष्ट्रवादी बन के घूम रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं क्या हम स्वतंत्र हुए हैं, जिसके लिए हमने कल लाल किले पे झंडा फहराया था। ना हमारे पास अपनी विद्या है, ना ही अपनी चिकित्सा है, ना ही अपनी भाषा है, ना ही अपना धर्म है, ना ही संस्कृति है। तो किस आधार पे हम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं? ये स्वतंत्रता झूठी है और नकली है। जब तक अपनी विद्या नहीं होगी, अपना न्याय नहीं होगा, अपनी चिकित्सा नहीं होगी, अपनी भाषा नहीं होगी, अपना स्वधर्म नहीं होगा, अपनी संस्कृति नहीं होगी, जब तक हमारे पास अपनी चीज नहीं होगी तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। अपनी चीज का अर्थ यही है कि वहाँ पर अपने लोग हो, आपसी प्रेम हो, आपसी संबंध हो,
तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक राष्ट्रवादी लोग हैं। ना अभी हम राष्ट्रवादी हैं और ना ही हम अभी स्वतंत्र हैं। यदि आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं और राष्ट्रवादी हैं, तो हो सकता है कि आप अपने साथ ही छल कर रहे हो। छल करने का अधिकार प्रत्येक जीवन में व्यक्तिगत होता है तो कर सकता है, लेकिन जब वह सामाजिक स्तर पर हो जाता है तो वह अपराध कहलाता है। इसलिए जब तक हमारे पास अपने वेद की विद्या, अपने न्याय संहिता, अपनी चिकित्सा, अपनी भाषा, अपस्वधर्म, अपनी संस्कृति, जब ये नहीं होगी तो मुझे लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हम केवल स्वतंत्रता को एक दिन के रूप में मना रहे हैं, जो व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है, कचरा है। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप उसे मुख्यतः स्वतंत्रता नहीं कह सकते। तो यदि बात की जाए भारत के स्वतंत्रता की, तो भारत ना ही शारीरिक रूप से स्वतंत्र हुआ है, ना ही मानसिक रूप से, ना ही सांस्कृतिक रूप से, ना ही भाषा के रूप में, ना ही विद्या के रूप में, ना ही न्याय के रूप में, ना ही चिकित्सा के रूप में। किसी भी रूप में भारत अभी तक न्याय और स्वतंत्रता के अधीन नहीं हुआ है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भेजिए।